हुआ था उस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, याद है कुछ? पीरियडिक टेबल्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना। दूसरे एक सर थे, उन्होंने डिस्कस किया था पीरियडिक टेबल्स के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, तो पीरियडिक टेबल के बारे में अगर मुझे पता करना है तो फर्स्ट मुझे बेसिक चीज़ ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है। समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसा चार्ज वाला होता है? नेगेटिव चार्ज वाला। कैसा चार्ज वाला होता है? नेगेटिव चार्ज वाला, है ना। प्रोटॉन का चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक और क्या होता है? क्या होता है? हाँ, तो न्यूट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता, ना उसमें पॉजिटिव ना उसमें नेगेटिव होता है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अपने को पता होना चाहिए, प्रोटॉन का पोजीशन पता होना चाहिए, और साथ साथ अपने को न्यूट्रॉन्स का पोजीशन पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तुमको पता है ना कि एक एटम अगर मैं मान लेता हूँ, मान लो सोडियम। कौन सा एटम माना? हाँ, तो सोडियम का पहले क्या होगा? न्यूक्लियस। अरे बोलो, क्या होगा? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में क्या होता है? बोलो, शेल्स। क्या होता है? शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन के बारे में अगर बात करूं, इलेक्ट्रॉन का पोजीशंस के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशंस कहाँ पे होता है? शेल्स में कि न्यूक्लियस पे? शेल्स में या न्यूक्लियस पे? तो यहाँ पे होगा ना इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, इधर होगा ना, बोलो। हाँ, तो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। और प्रोटॉन का पोजीशन किधर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। अब क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स का पोजीशन कहाँ पे होगा? किसका पोजीशन? न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन्स का पोजीशन कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर। तो अपने को ये समझ में आ गया कि एक एटम्स के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल। उन 3 तरीके का पार्टिकल्स के अंदर 2 पार्टिकल किसके अंदर रहता है? किसके अंदर रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। और जो थर्ड पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे होता है? शेल्स में। तो मतलब अगर मैं एक एटम का साइज मैटर करूँ या फिर एक एटम का मैं वेट मेजरमेंट करूँ, समझ में आ रहा है? अगर मैं एक एटम का वेट मेजरमेंट करता हूँ तो वेट, मैक्सिमम वेट कहाँ पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियस पे। क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या हो रहा है? 2 एटम, 2 पार्टिकल्स है, 2 तरीके का पार्टिकल है ना उधर। न्यूट्रॉन्स भी है और साथ साथ प्रोटॉन्स भी है। मतलब अगर मुझे कोई भी एटम का वेट मेजरमेंट करना है, कि जैसे सोडियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 23। कितना होता है? 23। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24। कितना होता है? 24 होता है। तो मैग्नीशियम का 24 हो गया, सोडियम का 23 आ गया, इसका 23, इसका 24। तो ज्यादा जो वेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूक्लियस के अंदर। क्यों न्यूक्लियस के अंदर? क्योंकि उसके पास 2 तरीके का पार्टिकल्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जितना भी यहाँ पे वेट होगा वो नियरली नेग्लिजिबल होता है ना, क्योंकि ज्यादातर वेट तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है? इतना आया समझ में? अच्छा, सबको क्लास 10 में तुम लोगों ने सीखा था ना एटॉमिक नंबर। क्लास 10 में तुम लोगों ने सीखा था, याद करो, एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट करके 20 तक। मतलब एटॉमिक नंबर 1 किसका था? हाइड्रोजन। और 20 वाला किसका था? कैल्शियम का। याद किया था, है ना। एटॉमिक नंबर के साथ साथ तुम लोगों ने एक और चीज़ याद किया जिसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं उसको? एटॉमिक वेट। कभी कभी हम लोग उसको मास नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट या फिर मास नंबर क्या होता है? 1। कैल्शियम का कितना होता है? कितना होता है? 40। क्लोरीन का कितना होगा? 35.5। याद है? ठीक है ना। अच्छा, मैग्नीशियम का कितना आएगा? 24। क्लियर? अच्छा, तो ये जो मैंने बोला हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम के बीच में, ये तो हम लोगों ने क्लास 10 तक सीखा था। कहाँ तक सीखा था? 10 तक। लेकिन अपन को सीखना अभी कहाँ तक है? 30 तक। कहाँ तक सीखना पड़ेगा? 30 तक। 30 तक सीखने का मतलब ये तो अपने को पहले से पता है। अभी मुझे नेक्स्ट और 10 एलिमेंट्स को सीखना है, दैट इज 21 से 30। 21 से 30। फर्स्ट एलिमेंट 21 वाला कौन सा होता है? स्कैंडियम। क्या होता है? देखो ऊपर लिखा होगा स्कैंडियम, SC मिला, है ना। और 30 वाला पोजीशन वाला होता है जिंक। देखो उधर मिलेगा 30 वाला जिंक। समझ में आ रहा है? अपन को अभी तक ये पता था कि ग्रुप 1 का फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन होता है ना यार। ग्रुप 2 का फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम होता है, पता है। इसके बाद ग्रुप 13 का बोरोन होता है, ग्रुप 14 का कार्बन होता है। ये सब करके मुझे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का अपने को पता था, है ना। और ये बीच वाला जो एलिमेंट्स है उनको मैं एक साथ क्या बोलता हूँ? डी ब्लॉक। क्या बोलता हूँ उनको मैं? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये मुझे अगर पता चल जाए, अगर मैं इसको याद कर सकता हूँ, तो इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर मैं इनको याद कर लूंगा तो पूरा पीरियड टेबल में जो भी एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट का मैं पोजीशन बता सकता हूँ, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मैं बता सकता हूँ। समझ में आना क्या बोला? पूछे नहीं ना? पूछे ना? क्लियर है ना? अच्छा, तो इतना अपने को पता है, इतना अपने को सीखना है। 10 एलिमेंट्स नया सीखना है, स्कैंडियम से जिंक तक। अगर मैं सीखूंगा तो पूरा पीरियड टेबल में कोई भी एलिमेंट मेरा मिस नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट हो उसका मैं पोजीशन, उसका मैं एटॉमिक नंबर बता सकता हूँ। ठीक है? अच्छा, अब देखो कि अभी कैलकुलेशंस करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन ऑफ, फटाफट लिख दो कॉपी में, हेडिंग डालो।
कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये अपना कौन सा चैप्टर के अंदर आता है? चैप्टर नंबर 2, जिसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बुक में उसका नाम लिखा होगा, मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एनसीईआरटी बुक में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं उसको बात करूं तो उसका होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंड चैप्टर कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे कैलकुलेशंस करना है, जो भी एटॉमिक नंबर होता है एट ग्राउंड स्टेट, जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा उसका वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। आ जाओ, इन ग्राउंड स्टेट बोलो। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज नहीं है उसके ऊपर। जैसे सोडियम अगर मैं बोलता हूँ तो सोडियम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, समझ में आ रहा है यार? अगर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। कौन सा स्टेट में चला गया? एक्साइटेड स्टेट में। अगर सिर्फ सोडियम में लिखता हूँ तो वो ग्राउंड स्टेट है। समझ में आ रहा है? मतलब जितना भी पीरियड टेबल में एलिमेंट है वो सारा कैसा है? ग्राउंड स्टेट एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? ग्राउंड स्टेट। जब भी उसके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आया तो क्या बन जाएगा? वो एक्साइटेड स्टेट वाला। क्लियर? ठीक है, तो इन ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर एटम्स, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितना उसका एटॉमिक नंबर उसका उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो, आया समझ में? है ना? अच्छा, तो इन ग्राउंड स्टेट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है? इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं अभी, फटाफट देखो। अगर मैं लिखता हूँ मान लो सोडियम और पूछता हूँ कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन सोडियम, तो आंसर क्या देना चाहिए तुमको? 11। कितना देना चाहिए? 11। अच्छा, तो अगर मैं पूछता हूँ कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन सोडियम, तो आंसर क्या आना पड़ेगा? आंसर क्या आना पड़ेगा? 11 आना पड़ेगा, है ना। तो मतलब इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। इससे अपने को समझ में आता है कि ये ग्राउंड स्टेट एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? ग्राउंड स्टेट। तो अगर ये ग्राउंड स्टेट एलिमेंट होगा तो उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसमें जितना उसका एटॉमिक नंबर है उसका उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन 11 आया, प्रोटॉन 11 आया, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नेगेटिवली होता है ना ये। तो ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया छम। क्या हो गया? छम। तो टोटल इसका चार्ज कितना मिलता है अपने को? 0। क्या मिलता है? 0। तो देयरफॉर सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जितना उसका प्रोटॉन है उतना उसका इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला कैंसिल आउट होकर रिजल्टेंट अपने को न्यूट्रल मिलता है। कोई चार्ज उसमें कैरी नहीं होगा। कोई चार्ज उसमें कैरी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब तुम बताओ फटाफट कि कैल्शियम का बताओ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम? 20। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कैल्शियम? 20, है ना। इससे इजी तो अपने को जिंदगी में आज तक कुछ नहीं मिला, है ना। जितना प्रोटॉन होता है उतना भी इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है ना। चलो ठीक है, तो अपन लोग ग्राउंड स्टेट वाला कंसिडरेशन आप आराम से कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेट में अपना कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अभी बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट के बारे में। तो नया हेडिंग डालो, इन एक्साइटेड स्टेट। नया हेडिंग डालो, इन एक्साइटेड स्टेट। इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के बारे में जब भी बात करेंगे तब दिमाग में आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एटम्स के ऊपर होगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा? एटम्स के ऊपर होगा। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ मान लो सोडियम प्लस, अगर मैं लिखता हूँ सोडियम प्लस, उसका मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, है ना। अगर बस सोडियम होगा तो वो ग्राउंड स्टेट है। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि सोडियम के पास इन ग्राउंड स्टेट सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 11, है ना। और कितना प्रोटॉन होता है? 11 होता है। तो पॉजिटिव जितना उतना ही नेगेटिव है, तो वहाँ देयरफॉर उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज निकल के आया है ना ऊपर। अरे बोलो यार, तो मतलब इसमें कुछ तो लोचा है ना। कोई एक एटम्स, कोई एक पार्टिकल ज़्यादा है या फिर कोई एक पार्टिकल कम है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ तो ये मैं सोडियम बना लेता हूँ। सोडियम के पास न्यूक्लियस होता है, उसके पास शेल्स होता है ना। उसके पास कितना शेल होता है?
3 शेल होता है ना। सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट कितना है 11, कितना है 11। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला शेल में जिसको हम लोग बोलते हैं के शेल, कौन सा शेल बोलते हैं के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखा मैंने 2, अरे बोलो कितना। नेक्स्ट वाला में कितना रखेंगे 8 रख दिया, कितना बचा और कितना बचा 1 बचा। ये हो गया ना वाला सोडियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मिला ना, अरे बोलो यार। प्लस का मतलब उसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है या फिर एक इलेक्ट्रॉन कम है, समझ में आ रहा है, एक प्रोटॉन ज्यादा या फिर एक इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन प्रोटॉन तो बीच में रहता है ना यार, अरे बोलो प्रोटॉन कहाँ रहता है बीच में, तो बीच से एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा डालना ज्यादा अच्छा होगा या यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हटाना ज्यादा अच्छा होगा। प्रोटॉन डाल सकते हैं क्या, बोलो नहीं डाल सकते ना। तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग एक प्रोटॉन को डालें, सुन लो मेरा बात, अगर मैं यहाँ पे एक प्रोटॉन डालूं या फिर एक इलेक्ट्रॉन को हटा दूं तो कौन सा बेटर है, इलेक्ट्रॉन हटने वाला बेटर है ना, और प्रोटॉन को तो मैं डाल नहीं सकता ना अंदर। तो देयरफॉर मुझे क्या करना, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कंडीशन है वो डिपेंड करेगा, कौन डिसाइड करेगा ये चीज, इलेक्ट्रॉन। कौन डिसाइड करेगा, अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन को डालता हूं तो इधर क्या जाएगा नेगेटिव, इधर कैसा चार्ज जाएगा नेगेटिव, क्योंकि अंदर तो 11 प्रोटॉन है ना और बाहर 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन 12 नेगेटिव चार्ज और 11 प्रोटॉन का मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज, तो 11 वर्सेस 11 कैंसिल हो गया, एक नेगेटिव बच गया है ना, तो देयरफॉर नेगेटिव आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि अंदर तो 11 इलेक्ट्रॉन तो होना ही, 11 प्रोटॉन तो होना ही पड़ेगा। बाहर में अगर 11 होता है तो 11 वर्सेस 11 0 ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ गया, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, अरे बोलो यार, एक इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा तो अंदर 10 प्रोटॉन्स, बाहर 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 नेगेटिव चार्ज, 11 प्रोटॉन्स 11 पॉजिटिव चार्ज, तो 10 वर्सेस 10 कैंसिल, कितना बचा 1, समझ में आ रहा है। तो ऐसा वाला कंडीशंस अगर तुमको मिलता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आर देयर इन सोडियम प्लस, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो आंसर क्या देना पड़ेगा इधर कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना मिलता है मुझे 10, कितना मिलता है बोलो 10, यहाँ पे अपने को प्रोटॉन कितना मिलता है 11, तो 11 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज कैंसिल आउट होने के बाद कितना मिलता है मुझे 1। आया समझ में, सही है ना। जल्दी जल्दी करके बताओ मुझे अभी 2-3 क्वेश्चन। Cl माइनस का बताओ, Ca2 प्लस का बताओ, Mg2 प्लस का बताओ, Li प्लस का बताओ फटाफट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आर देयर in Cl minus, Ca2 plus, Mg2 plus, Li2 plus. Cl minus पे total number of electron, Cl minus, what is the total number of electron in chlorine minus 18 होगा ना, क्योंकि atomic number of chlorine is 17। ये तो ग्राउंड स्टेट वाला नहीं है क्योंकि चार्ज आ गया ना इसमें, तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम होने से क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से क्या होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसमें टोटल ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन में अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, एटॉमिक नंबर कितना है उसका 17, मतलब बाय डिफॉल्ट उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ना। माइनस आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, अरे बोलो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, आ जाओ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को मिलता कितना है 18 मिलता है, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन अपने को कितना मिलता है 17। नेक्स्ट वाला में बात करें तो बताओ फटाफट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, कितना इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 20, बहुत अच्छा। नेक्स्ट वाला में बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो 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 बोलो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Mg2 प्लस 10, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन Mg2 प्लस, Mg2 प्लस में प्रोटॉन कितना 12, अरे कितना आएगा 12 आएगा। नेक्स्ट वाला में बात करें तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Li प्लस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फटाफट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, Li प्लस इज लिथियम, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, कितना 3, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो अगर 3 से 1 हटाएंगे कितना मिला, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा इधर 2, और टोटल नंबर प्रोटॉन का बात करें तो कितना आएगा 3। आया समझ में, इजी था। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाला चीज ये था कि जब मैं ग्राउंड स्टेट वाला कर रहा था क्वेश्चंस, तब क्या था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही। क्लियर, ये किस में था ग्राउंड स्टेट में था।
जब मैं एक्साइटेड स्टेट में गया तो उधर मुझे पता चला कि इधर बस इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन होगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा या फिर इलेक्ट्रॉन कम होगा, इतना ही होगा, है ना, है ना। मतलब मैंने ग्राउंड स्टेट में भी प्रोटॉन को कुछ टच नहीं किया और एक्साइटेड स्टेट में भी मैंने प्रोटॉन को टच नहीं किया। मतलब ये समझ में आता है कि प्रोटॉन हमेशा फिक्स्ड होगा, हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, भले वो ग्राउंड स्टेट हो, भले वो एक्साइटेड स्टेट हो। अगर उसका जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 होता है तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा, 11 आएगा इन ग्राउंड स्टेट। इन एक्साइटेड स्टेट ऑल्सो अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का, तो उधर अपने को नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। समझ में आ रहा है चीज? मतलब यहां पे भी ये चीज वैलिड होता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, कितना, 17। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, 17। What is the number of what is the atomic number of calcium, 20. What is the atomic number of proton, 20. What is the atomic number of magnesium, 12. कितना मिला, लिथियम का कितना होता है, इधर कितना मिला, समझ में आया चीज? मतलब जो भी लोचा है अपने को कहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स में, किधर कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, तो अपना तो ये बहुत सिंपल चीज़ है कि मुझे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को कैलकुलेशंस करना आ गया, है ना। अभी मुझे कोई भी एलिमेंट, कैसा भी टाइप का एलिमेंट मिले, मैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को कंसिडर कैलकुलेशन कर सकता हूँ। लेकिन अपना टॉपिक क्या था, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड, कहीं पे भी हम लोग ने न्यूट्रॉन्स के बारे में बात नहीं किया। तो नेक्स्ट रीडिंग डालेंगे अभी न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशन। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब वो अपना शेल भी डिसअपीयर हो जाएगा। नहीं, शेल तो उसका रहेगा, शेल डिसअपीयर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा उसमें, लेकिन शेल तो रहेगा। समझ में आ रहा है? कभी भी शेल डिसअपीयर नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन डिसअपीयर हो सकता है, लेकिन शेल जगह जहाँ पे है उधर ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग न्यूट्रॉन्स के बारे में कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, हाँ, न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशंस क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। समझ में आया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। जितना भी एटॉमिक मास होगा उससे एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल देखो, अगर मुझे मिलता है कैल्शियम, है ना, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40। ये होता है ना, 20 और 40। समझ में आ रहा है? ये 20 आ गया, ये 40 आ गया। मुझे अगर यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास, 40। तो 40 माइनस क्या करेंगे, 20। तो न्यूट्रॉन्स कितना मिला मुझे, 20। समझ में आ रहा है? इसको अगर मैं नोटेशंस करूँ ना केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में, उसका नोटेशन ऐसे होता है, ये एलिमेंट मिल गया, है ना, समझ में आ रहा है यार, ये एलिमेंट्स मिल गया, ये जो 20 लिखा है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं Z से। क्या कंसिडर करेंगे, Z, और ऊपर वाले को कंसिडर करते हैं A से, है ना। तो अपना फॉर्मूला कैसे मिलता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू A माइनस Z। इसको अगर तुमको भूल जाते हो ना तो ऐसे याद रखना, A to Z। क्या याद रखना है, A to Z, A माइनस Z। क्या निकलेगा मेरा, न्यूट्रॉन्स निकलेगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स का सिंबल है ना, N डालेंगे हम लोग, डायरेक्टली एंड डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, फटाफट कैलकुलेशन करो, फटाफट कैलकुलेशन करो, फटाफट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट वाला में कैलकुलेशन करो, मैग्नीशियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फटाफट। एल्यूमिनियम का कैलकुलेशन करो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तुमको समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कोशिश करो, समझ में आएगा, है ना। क्या समझ में नहीं आया, इलेक्ट्रॉन समझ में आता है ना, एटॉमिक मास
एटॉमिक मास क्या होता है, एक जो एटम है उसका वेट कितना होगा, एक एटम का, सिंगल एटम का उसका वेट कितना होगा, उसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास। तो सर तो हम लोग एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में बोल सकते हैं। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ, तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में तुमको ये बोला था ना कि एक एटम का मास किसके ऊपर कंसीडर होता है, न्यूक्लियस के ऊपर। किसके ऊपर? न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस के ऊपर कंसीडर होता है, तो न्यूक्लियस का क्या है, इलेक्ट्रॉन और कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने से मुझे क्या मिल जाएगा, समझ में आया? एटॉमिक मास समझ में आया? किसका? 23। वो तो क्लास 10 में पता होना चाहिए था ना। ठीक है, कोई बात नहीं, याद कर लेना, 1 से लेके 20 तक याद करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट 1 से लेके एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट करके 20 तक एटॉमिक मास याद होना चाहिए। अच्छा फटाफट बताओ, सोडियम का कितना, सोडियम का न्यूट्रॉन्स कितना मिलेगा, A माइनस जेड करना है ना। हाँ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। एटॉमिक मास कितना होता है, 23। तो A माइनस जेड, तो मतलब 23 माइनस 11 कितना मिलता है, 12। नेक्स्ट वाला बताओ, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 12। एटॉमिक मास कितना, 24। तो क्या करना है मुझे, 24 माइनस 12, तो क्या निकला, 12। नेक्स्ट वाला, हाँ 13 माइनस 27, 13 माइनस 27 है ना, 13 माइनस 27 है ना, 27 माइनस 13 कितना निकलेगा। तो अभी क्या हो गया कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का कैलकुलेशन हम लोगों ने इजीली कर लिया, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं था, ये हम लोगों ने इजीली कर लिया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, हेडिंग डालो आइसो इलेक्ट्रॉन, हेडिंग डालो फटाफट आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कभी कभी हम लोग इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीज हो सकता है, आइसो इलेक्ट्रॉन या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, आइसो वर्ड जहां पे मिलेगा ना, ISO, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। क्या होता है मतलब, तुमने सुना होगा ना आइसोटोप्स। अरे बोलो यार, आइसोटोप्स में क्या होता था, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज सेम एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट, तो मैं उसको बोलता था आइसोटोप्स, है ना। एक और तुमने सुना होगा आइसोबार। आइसोबार्स में क्या था, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ना। तो आइसो वर्ड आया ना दोनों में। तो यहाँ पे भी कौन सा वर्ड आ रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉन। तो इससे देखो नाम से ही मुझे समझ में आ रहा है कि आइसो का मतलब होना चाहिए सेम, इलेक्ट्रॉन का मतलब होना चाहिए कि दो एटम्स का अगर सेम इलेक्ट्रॉन्स होगा तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो एक एटम एक दूसरा एटम के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। समझ में आ रहा है, बुझे नहीं ना, बुझे ना। फिर से एक बार बात करते हैं, जैसे कि देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सोडियम प्लस, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे Mg प्लस, क्वेश्चन ये है Na प्लस NMg प्लस, क्वेश्चन ये है कि क्या Na प्लस और Mg2 प्लस एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक मोलिकुल है या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम है या नहीं है। समझ में आ रहा है। तो कैसे चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, कितना है, अरे बोलो यार 10 आएगा ना, क्योंकि प्लस से, अरे बोलो 10 आएगा ना प्लस से। इसमें कितना आएगा, इसमें भी 10 आएगा इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम है। समझ में आ रहा है, बुझे नहीं ना, बुझे ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे तुम लोगों ने क्लास 10 में सीखा था आइसोटॉप्स, आइसोबार, अपने को एक नया आइसो वाला सीरीज मिला जिसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चंस करो, उधर लिख दो नीचे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन between the two atoms, same number of electron between the two atoms, same number of electrons between the two atoms। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एग्जांपल देखो, फटाफट करो। Ca2 प्लस एंड आर्गन, चेक करना है क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं है। समझ में आ रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला He प्लस एंड Li प्लस,
Na plus and neon, and fourth वाला Mg2 plus and Cl minus. एक और कर लो, F माइनस एंड Al3 प्लस. क्या चेक करना है? क्या ये इसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? क्या इसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? ऐसा चेक करना है. फटाफट चेक करके बताओ. ये तो फर्स्ट वाला Ca2 प्लस है नहीं यार, क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये? है ना, क्योंकि Ca2 प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 18. अरे बोलो कितना? 18. इसमें कितना आ रहा है? 18. तो दोनों के पास 18 है, मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. नेक्स्ट वाला बताओ H प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0. अरे बोलो यार H प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हमने प्लस डाला. प्लस डालने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन था, उसको भी मैंने भगा दिया, तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है. लिथियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 होता है. कितना होता है? 3 होता है. 3 में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा ना उसके पास. तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन. क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? अरे बोलो. नेक्स्ट वाला बात करें तो F माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? F के पास कितना? 9. माइनस का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो टोटल कितना आ गया? 10 आ गया. तो 10 आ गया इसमें, तो 10. और इधर कितना आ रहा है मेरे पास? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो? 13 होता है. +3 का मतलब -3. +3 का मतलब माइनस कर दिया 3. तो इधर भी 10 आ रहा है, इधर भी 10 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है. नेक्स्ट वाला बात करें तो Na प्लस एंड नियॉन, है ना. Na प्लस, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम? 11. प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है. एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 10 आ गया. नियॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? अरे बोलो 10. दोनों के पास 10 आ गया, तो मतलब ये भी एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है. इसमें कोई शक है? अरे बोलो यार. नेक्स्ट वाला बात करें तो Mg2 प्लस, है ना. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Mg2 प्लस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Mg2 प्लस 10 होता है ना. Mg के पास 12 है, लेकिन Mg2 प्लस के पास 10 होगा. क्लोरीन माइनस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन कितना? 17. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन इज 17, लेकिन क्लोरीन माइनस का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है. तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो कितना आया? 18. इसके पास 18, इसके पास 10. क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? सो मतलब ऑप्शन 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो H प्लस और लिथियम, और 4 जो Mg और क्लोरीन, ये स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है. बाकी सब क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. सबको मिल गया ना सीट मिल गया ना सबको. क्वेश्चन नंबर 11 देखो फटाफट और बताओ कौन सा आंसर होगा. क्वेश्चन 11 फटाफट करो. Mg2 plus is isoelectronic with B, सोडियम, क्योंकि Mg2 प्लस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है और सोडियम के प्लस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है. समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कर सकते हैं ना. इसमें तो कोई शक नहीं है, आराम से कर सकते हैं ना. ठीक है, बात करते हैं पीरियड टेबल्स के बारे में, क्योंकि पीरियड टेबल्स के बारे में अपने को नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें ज़रूरत है. ठीक है, तो थोड़ा बहुत बात करते हैं पीरियड टेबल्स में. पीरियड टेबल्स में फटाफट बताओ टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना होता है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इन पीरियड टेबल? 18. तो फर्स्ट ग्रुप, इसके बाद सेकेंड ग्रुप, ऐसा करके कहाँ तक पहुँचेंगे? 18 तक पहुँचेंगे. अलग अलग रूम का अलग अलग
बॉक्सेस का, अलग अलग जगह का अलग अलग नाम होता है। क्लास 10 में तुम लोगों को ये सब नहीं पता था, एस पी डी एफ ये सब के बारे में तो क्लास 10 में नहीं पता था, लेकिन अब 11 में आ चुके हो तो पता तो होना पड़ेगा ना यार, है ना। अगर पता नहीं होगा तो धोखा हो जाएगा अपने पास। चलो फटाफट बात है। ग्रुप 1 में फर्स्ट एलिमेंट कौन होता है? कौन सा एलिमेंट होता है? हाइड्रोजन, है ना। सेकंड वाला एलिमेंट लिथियम। याद करने का तरीका क्या था? हेली ना करो रब से फरियाद, है ना। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ग्रुप 2 कहां से स्टार्ट होता है? यहां से, बेरिलियम। स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है? बेरिलियम। तो अगर स्टार्टिंग एलिमेंट बेरिलियम है, बाकी सबको याद करने का तरीका, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोया, है ना। बेटा कार मांग रहा है, बाप रोएगा ना यार, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला, अगर मैं ग्रुप 3 का बात करें तो ग्रुप 3 कहां से स्टार्ट होता है? यहाँ से देखो, चेक करो ध्यान से, ग्रुप 3 कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। यहाँ से क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20। नेक्स्ट वाले का कितना होना चाहिए? 21। समझ में आ रहा है यार? नहीं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 12। तो यहाँ पे जो भी आता, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट आता तो उसका कितना होना चाहिए था? 13 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, क्योंकि 21 चाहिए ना मुझे। 21 वाला 20 के बाद होगा। तो स्कैंडियम के बाद कौन सा आएगा? टाइटेनियम, इसके बाद वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर इसके बाद कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, नेक्स्ट जिंक। हो गया इतना? अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट वाला मेरा स्टार्ट होता है बेरिलियम वाला पोजीशन में, मतलब इधर कौन सा होता है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 3 है। नेक्स्ट वाले का कितना आएगा? बेरिलियम का 3 होता है क्या? कितना होता है? 4 होता है। नेक्स्ट वाले का कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 वाला कौन सा होता है? बोरॉन, इसके बाद कार्बन, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद नियोन, है ना। और नियोन के ऊपर कौन होता है? हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2। इसको याद रखने का तरीका क्या था? कौन सा टाइटैनिक में जा रहा है? ठीक है, जैसे भी याद रखना चाहो कर सकता है, ठीक है। बड़ा आलू गया इन ठेला। कौन सी गीत सुनाओ प्यारे? नेक्स्ट वाला नाना पापा आंटी, नाना पापा आंटी सब बीमार, ठीक है। नेक्स्ट वाला तो याद हो सकता है ना यार? अरे बोलो, याद है नहीं है? कुछ बोलेगा तभी तो मुझे पता चलेगा ना, मैं अंदर घुस के फिर निकाल नहीं सकता ना। हाँ ठीक है। नेक्स्ट वाला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। ये वाला क्या था? हीलियम, नियोन, इसके बाद हरभजन ने अगर कर को 0 रन से आउट किया, ठीक है। हरभजन ने अगर को 0 रन से आउट किया। ये करने का तरीका क्यों करा रहा हूँ मैं, इसको मैं बता देता हूँ। ये जो ग्रुप 1 एंड 2 है ना यार, ये जो ग्रुप 1 एंड 2 है, इनको मैं एक साथ क्या बोलता हूँ? एस ब्लॉक। क्या बोलता हूँ इनको मैं एक साथ? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? अच्छा, तो ये ग्रुप 3 से स्टार्ट करके हम लोगों ने जिंक तक होता क्या है? 12 है ना। ये वाला क्या हो गया? 13। और यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग करेंगे ग्रुप 18, ठीक है। सो ग्रुप 3 से स्टार्ट करके ग्रुप 12 तक होता क्या है? डी ब्लॉक। क्या होता है? डी ब्लॉक, है ना। और इसके बीच में होता है ना लेंथन हाइड्रोजन, एक्टिन हाइड्रोजन, उधर लिखा हुआ है, तो इसके बीच में क्या हो जाता है? एफ ब्लॉक। और इनको मैं क्या बोलता हूँ एक साथ? पी ब्लॉक। इनका मतलब क्या होता है कि क्लास 10 में जो हम लोगों को मिला था वो हम लोगों को शेल्स के टर्म्स में मिला था। कैसे मिला था? शेल्स के टर्म में। शेल्स अपने पास कौन सा था? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसा करके था ना यार। के, एल, एम, एन तुमको क्लास 10 में मिला था। इसके बाद और भी शेल्स होता है तो एसेट्रा दे दिया। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसा करके यह था। 11 में जाने के बाद मुझे शेल्स के बारे में बात नहीं करना है, मुझे किसके बारे में बात करना पड़ेगा? अभी सब शेल्स के बारे में। किसके बारे में बात करना पड़ेगा? सब शेल्स। मेरे पास सब शेल्स क्या होता है? एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, और अगर नया निकलेगा तो और भी कर सकते हैं ना। एस पी डी एफ। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल? के शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते थे हम लोग? 2। एल शेल में कितना रख सकते थे? सो मतलब यहाँ पे भी कुछ कैपेसिटी है ना अलग अलग शेल्स का। अरे बोलो यार, यहाँ पे भी कुछ कैपेसिटी है ना अलग अलग शेल्स का। तो इसका मतलब सब शेल का भी तो कुछ कैपेसिटी होना पड़ेगा ना यार। तो सब शेल में एस का कैपेसिटी कितना होता था? 2 इलेक्ट्रॉन। एस का कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। और पी का कैपेसिटी कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। डी का कैपेसिटी कितना?
10 इलेक्ट्रॉन और F का कैपेसिटी कितना आ रहा है 14 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? ये वाला तुमको पता है K शेल में कितना होता है, A शेल में कितना होता है, M शेल में कितना होता है, N शेल में कितना होता है, ये तुमको पता है। ये वाला नया चीज मिला, S में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितना होता है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और D में मैक्सिमम कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? और F में कितना आएगा टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको लिख लो, अगर नहीं पता लिख लो। बोलो सर। हाँ, सबशेल्स और ऑर्बिटल्स एक ही है। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्बिट और शेल्स एक ही है ना। शेल्स को कभी कभी हम लोग ऑर्बिट भी बुला सकते हैं, समझ में आ रहा है? और सबशेल्स को क्या बुला सकते हैं? ऑर्बिटल्स। लिख लिया? हो गया? अच्छा, तो यहाँ पे मैंने डाला, ये जो मैंने पीरियड टेबल का क्लासिफिकेशंस किया, पूरा पीरियड टेबल को जो मैंने जो बोर्ड में लगाया, उससे क्या समझ में आता है कि ये जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है ना एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है इनको मैं एक साथ क्या बोलता हूँ? एस ब्लॉक। ऐसे ही तो नहीं बोल सकता ना एस ब्लॉक, कुछ तो रीजन होगा ना इसके पीछे। अरे बोलो यार, मैं इसको एस ब्लॉक नहीं बोल के मैं इसको पी ब्लॉक भी तो बोल सकता था ना। अरे बोलो, इसको मैं डी ब्लॉक भी तो बोल सकता था ना। लेकिन क्यों मैंने इनको एस ब्लॉक बोला? क्योंकि इनका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उनका एंड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ पे खत्म होगा? एस पे। कहाँ पे खत्म होगा? एस पे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलने से कन्फ्यूजन फिर मत होना। क्लास 10 में तुम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किया था, जैसे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करना था, सो 2,8,1 ऐसे किया था ना यार। मतलब 2 मतलब K फिर L फिर M, ऐसा था। शेल्स के टर्म्स में तुम लोगों ने किया था। अभी अपने को कॉन्फ़िगरेशन जो भी करना है उसको कैसे करना पड़ेगा? ऑर्बिटल्स के टर्म्स में या फिर सबशेल्स। ऑर्बिटल्स या फिर सबशेल। तो सबशेल के हिसाब से कौन सा सबशेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगा, उस हिसाब से पीरियड टेबल्स का अरेंजमेंट किया हुआ है। समझ में आ रहा है? एस ब्लॉक में इन लोगों को डाला, इन एलिमेंट्स को मैंने एस ब्लॉक में डाला, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां पे खत्म होगा वो कहां पे खत्म होगा? एस शेल्स में, एस सबशेल्स में। समझ में आ रहा है? या फिर एस ऑर्बिटल्स में। क्लियर? अच्छा, इनको मैंने डी बोला। क्यों डी बोला? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पे खत्म होगा? डी। ठीक है, और इसका खत्म कहां पे होगा? पी वाला में। और ये एफ वाला लिखा, मतलब ये एफ वाला खत्म कहां पे होगा? एफ में। आया समझ में यार? सो मतलब सबशेल्स के टर्म्स में पीरियड टेबल का क्लासिफिकेशन है, जो अपने को 10 में मिला था उससे थोड़ा ऊपर अपने को समझने को मिला। 10 में हम लोगों ने यहाँ तक बात किया था, 11 में आने के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए। ठीक है, सबशेल्स में पहुँच गए। सबशेल्स में एस पी डी एफ होता है। मैक्सिमम एस में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। डी पी में मैक्सिमम कितना होता है? 6 होता है। डी में कितना होता है? मैक्सिमम 10 होता है। और एफ में मैक्सिमम कितना होता है? 14। यह है समझ में? अच्छा, मैंने तुमको स्टार्टिंग में एक चीज़ बोला था कि अगर मुझे फर्स्ट ग्रुप का जितना भी ग्रुप है, उन सब ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप का अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप का जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा, अगर मुझे उसका एटॉमिक नंबर पता चले तो मैं पीरियड टेबल में किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकता हूँ। बोला था ना यार? अरे बोलो यार, है ना? तो मतलब ये तो मुझे पता था, पहले 10 में सीखा था ना। अरे हाँ ना, बोलो। ये भी पता था ना, ये भी, ये सब पता था। मतलब सारे ग्रुप का स्टार्टिंग एलिमेंट तुमको पता था पहले से, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को नहीं पता था। तो अगर हम लोगों को ये पता हो जाता है, इनका एटॉमिक नंबर अगर मैं पता हो जाता है, 21 से लेके मैं 30 सीख सकता हूँ। अगर मैं सीख लूंगा तो मुझे कोई भी एटॉमिक नंबर मिल जाए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मिल जाए, मैं उसका एटॉमिक नंबर इजीली निकाल सकता हूँ। मैं उसका क्या निकाल सकता हूँ? आराम से एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल देखो कैसे निकालेंगे, नोट डाल के लिख लो। मैजिक नंबर बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, मैजिक नंबर्स। ठीक है, मैजिक नंबर्स मेरे पास क्या होता है? 2, इसके बाद 8, इसके बाद 2, 8, 8 फिर 18, 18, 32, 32। ये होता है मेरे पास मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर मैं खुद से तो नहीं दिया ना यार। अरे बोलो यार, मैं कोई भी नंबर को मैजिक नंबर बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता ना। इसके पीछे भी तो लॉजिक होना पड़ेगा ना। क्यों मैंने 2 लिया? मैं 1 भी ले सकता था ना यार। क्यों मैंने 2 लिया? क्यों मैंने 8 लिया? फिर से 8 ले लिया, फिर से 18 ले लिया, फिर से एक और बार 18 लिया, फिर 32 और फिर एक और बार 32 ले लिया। ऐसा क्यों लिया मैंने? इसको सोचने के लिए देखना पड़ेगा। उधर जो पीरियड टेबल रखा हुआ है,
फर्स्ट जो पीरियड है ना, ऊपर देखो ध्यान से, फर्स्ट जो पीरियड है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? कितना एलिमेंट है? सो लिखा ना 2। आया समझ में? सेकंड वाला पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? तो लिखा ना 8। अरे बोलो यार। नेक्स्ट वाला में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? तो फिर से एक बार आया 8। नेक्स्ट वाला में, फोर्थ वाला में 18 मिला, तो लिख दिया 18। नेक्स्ट वाला फिफ्थ वाला में 18 और सिक्स वाला में कैसे मिला 32? एफ ब्लॉक वाला भी तो आएगा ना उसके अंदर। मतलब यहां से फिफ्थ सिक्स वाला में यहां से स्टार्ट करके यहां तक कितना हो रहा है? 18 हो रहा है, लेकिन इस 18 हो रहा है और ये वाला भी तो ऐड होगा ना, क्योंकि इसको मैंने यहां से निकाल के इधर डाला ना यार। समझ में आ रहा है चीज? तो देयरफॉर सिक्स्थ वाला में अगर कोई क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सिक्स्थ पीरियड, तो आंसर क्या देना चाहिए? 32। कितना देना चाहिए? 32। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेवेंथ पीरियड, तो आंसर कितना? क्यों 32? क्योंकि उधर एक्टिनोइड्स आएगा, है ना। और सिक्स्थ वाला में क्यों 32? क्योंकि उसमें लेंथेनाइड्स आएगा। तो समझ में आ गया मैजिक नंबर? अभी तो मैजिक नंबर नहीं भूलेंगे ना यार। अगर कभी भूल भी जाते ना तब क्या याद करना पड़ेगा? पीरियड टेबल, है ना। अगर मुझे मैजिक नंबर याद रहता है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? देखो फटाफट, ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप 1 में फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, सबको पता है। हेलिना करो रब से फरियाद, ये वाला था। देखो ध्यान से, हेलिना करो रब से फरियाद, ये वाला था ना यार। अच्छा, इसमें फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना आया? कितना आया? मुझे मान लेते कि मुझे ये सब नहीं पता। मुझे क्या है? ये सब नहीं पता। लेकिन लिथियम का तो अपने को पता है, सोडियम का अपने को पता है, पोटेशियम का अपने को पता है, लेकिन इसके बाद वाला अपने को नहीं पता। अभी मान लेते कि अपने को कुछ भी नहीं पता है, बस मुझे फर्स्ट वाले का एटॉमिक नंबर पता है। क्या पता है? फर्स्ट वाला का एटॉमिक नंबर। शिकन पीछे देखते हुए ना, ठीक है। ये अपने को पता है कि S में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 होता है ना। और इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं बॉक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट होता है p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल के पास ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है यार? 6। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बॉक्सेस में, लेकिन कितना बॉक्स होता है इधर? 3। अगर मैं d के बारे में बात बोलूं तो d के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो कितना रूम होना पड़ेगा यार? 5। और f के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 14 है। तो 14 है तो कितना रूम होना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली तुमको ये पता चल गया ना, क्योंकि अगर D के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 5 रूम है, तो एक रूम में कितना इलेक्ट्रॉन? ये तो ऑटोमेटिकली तुमको पता चल गया ना। S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक रूम उसके पास होता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इसके अंदर 2। P के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। रूम कितना है? 3। एक रूम में कितना? समझ में आ गया चीज? तो इससे ये समझ में आ गया कि ये जो बॉक्सेस हम लोग ने दिया, इस बॉक्सेस का एक इंडिविजुअल बॉक्सेस का कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इंडिविजुअल बॉक्सेस का कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? ऑर्बिटल्स। ये क्या होता है? ऑर्बिटल्स होता है ना। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सब ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? सब ऑर्बिटल्स। समझ में आया चीज? पहले हम लोग शेल्स के बारे में बात किए, शेल्स के बाद हम लोगों ने किसके अंदर घुसा? ऑर्बिटल्स या फिर सब शेल्स के बारे में, और फिर हम लोग किसके अंदर घुस रहे हैं अभी? सब ऑर्बिटल्स के बारे में। क्लियर? समझ में आया? चलो लिख दो इसको कॉपी में फटाफट। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हेल्प करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हेल्प करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। व्हाट रिप्रेजेंट? n ऑर्बिट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, कौन सा ऑर्बिट में, वो कौन डिसाइड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम। क्लियर? अच्छा, L क्या होता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये बोलता है कि ऑर्बिट में तो पता चल गया, कौन सा ऑर्बिट में वो तो पता चल गया, ऑर्बिट के अंदर कौन सा होता है? ऑर्बिटल्स होता है। अरे बोलो, ऑर्बिट के अंदर कौन होता है? ऑर्बिटल्स। तो मेरे पास s होता है, p होता है, d होता है, f होता है, मतलब एक ऑर्बिट के अंदर ये चारों ऑर्बिटल्स होता है। अरे बोलो यार, तो ऑर्बिट पता चल गया कि थर्ड ऑर्बिट में, मान लेते कि थर्ड ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये पता चल गया, n बता दिया कि थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ना। और इसके बाद L बताएगा कि थर्ड ऑर्बिट में कौन सा ऑर्बिटल में, S में है या P में है या D में है या F में है, वो कौन बताएगा? L। आया समझ में?
इतना पता चल गया। फिर m बताएगा कि ऑर्बिट में पता चल गया, n बता दिया, l बता दिया कि कौन सा ऑर्बिटल में है, m बताएगा कौन सा सब ऑर्बिटल्स में है। समझ में आ रहा है चीज? m क्या बताएगा? कौन सा सब ऑर्बिटल्स में, मतलब इस रूम में इलेक्ट्रॉन है या इस रूम में है या इस रूम में या इसमें है या इसमें, किसमें है वो बताएगा कौन? क्लियर? समझ में आ गया? s बताएगा कि जिस भी रूम में वो इलेक्ट्रॉन होगा वो डायरेक्शन उसका कैसा होगा, ऊपर की तरफ डायरेक्शन से अपर डायरेक्टेड होगा या डाउन डायरेक्टेड होगा। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसे। समझ में आ रहा? इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्पिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पॉजिटिव स्पिन, मतलब ये डायरेक्टेड अपवर्ड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्पिन, मतलब डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है। समझ में आ रहा है? तो S क्या बताता है? S बताता है कि ये पॉजिटिव डायरेक्टेड वाला है या नेगेटिव डायरेक्टेड वाला है, वो बताएगा S। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देखो फिर से सुनो। N क्या बताएगा बोलो? ऑर्बिट नंबर। N क्या बताएगा? ऑर्बिट नंबर। L क्या बताएगा? ऑर्बिटल्स वाला। और M क्या बताएगा? सब ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल्स के अंदर कौन में है ना। और S क्या बताएगा? अपर डायरेक्टेड या डाउनवर्ड डायरेक्टेड, मतलब उसका पोजीशन बताएगा ना यार। तो ये चारों क्या एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है? समझ में आया चीज? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर मेरा क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताएगा। उस एड्रेस बताने वाले नंबर्स को मैं बोलता क्या हूं? क्वांटम नंबर्स। आया समझ में? एग्जांपल देखो एक बार। अगर मैं लिखता हूं मान लो 3D, क्या लिख दिया मैंने? 3D। क्वेश्चन ये है कि 3D में एक इलेक्ट्रॉन रखा है। 3D में एक इलेक्ट्रॉन मैंने रखा है ना। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर 3D? ऐसा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? 3D में क्या किया मैंने? एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब बताओ कि 3D में उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। तो जब 3D लिख दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका कितना हो गया? 3D। आया समझ में? अगर मैं बोलता हूं कि 4F का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो आंसर क्या देना है? 4। अगर मैं बोलता हूं कि 5D का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो आंसर क्या देना है? 5। अगर मैं बोलता हूं 1S का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, आंसर क्या देना है? 1। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि ये बताना है मुझे। अरे बोलो यार, समझ में आया? क्या बताना है मुझे? ये बताना है कि कौन सा लाइन पे है, कौन सा ऑर्बिट पे है, ये बताना। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, तो ये तो तुमको समझ में आ गया। तो अब बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज 6, ठीक है? इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट इज 6, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज 6, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना मिला मुझे? 6 मिला। अब बताओ ये कौन सा शेल्स में हो सकता है, मतलब कौन सा सब शेल में हो सकता है, कौन सा ऑर्बिटल्स में ये हो सकता है? हाँ, PQ, 6P हो सकता है ना, 6D भी तो हो सकता है यार, 6F भी तो हो सकता है और 6S भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? सो मतलब ये समझ में आ गया कि अगर मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चले तो मैं कौन सा ऑर्बिटल में वो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि कौन सा ऑर्बिट में। क्लियर? पूछे नहीं ना, पूछे ना? समझ में आया? नहीं आया? किसको नहीं आया? हीरो समझ नहीं आया? फिर से सुनो। n = 6 अगर किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 6 अगर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज 6, ठीक है? सो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा ऑर्बिट में है वो बताएगा ना n। तो कौन सा ऑर्बिट में है? 6th ऑर्बिट। अगर मैं इसको ये वाला वैल्यू दे दिया और पूछा कि बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल में, बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, क्योंकि 6th ऑर्बिट में बहुत सारा ऑर्बिटल्स होता है। 6s होता है, 6p होता है, 6d होता है, 6f होता है ना। अबुए प्रिंसिपल जो है ना, अबुए प्रिंसिपल जो अपने को मिला उसमें देखो 6th वाला लाइन देखो जल्दी, 6th वाला लाइन पे क्या मिला? 6s, 6p, 6d, 6f मिला ना, चारों है ना उसमें। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ क्वेश्चन में if principal quantum number of a particular electron is 2, एक इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 2 है। सो बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल में होगा? S में हो सकता है और D में हो सकता है। D में होगा क्या? क्योंकि 3D तो एग्जिस्ट, अरे बोलो यार, 3D एग्जिस्ट करता है। तुम लोग बात क्यों नहीं करते? समझ नहीं आ रहा क्या? समझ में थोड़ा कम आ रहा है क्या? फिर से बोलो,
इससे बोलो मुझे सुनाई कम देता है ना, मैंने बोला था पहले। समझ कम आ रहा है किसको, किसको समझ में कम आ रहा है हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6, चलो तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर से रिपीट करते हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि n मुझे क्या बताता है, ऑर्बिट। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मान लो अगर मैंने लिख दिया 6p, तो तुम फटाफट बोल सकता है ना कि 6p देखने के बाद ही बोल सकता है कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 6। ठीक है, फिर से एक बार अगर मैं लिखता हूँ 7s, तो तुम फटाफट बोल सकता है ना कि 7s अगर लिखा तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना बन जाएगा, 7। क्लियर? मतलब ये सब ये देखने के बाद तुम ये बोल सकता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा ऑर्बिट में है, वो कौन सा ऑर्बिट में है, वो बता देगा ना मुझे n 7th ऑर्बिट में होगा या 6th ऑर्बिट में होगा, क्योंकि n का मतलब ये होता है ना कि वो बताता है ऑर्बिट नंबर। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन रिटर्न क्वेश्चन है, मतलब रिवर्स क्वेश्चन ये है कि अगर n का वैल्यू 6 है, अगर n का वैल्यू 6 होगा तो वो कौन सा ऑर्बिटल में होगा। तो n का वैल्यू अगर 6 है तो उसके पास पॉसिबल ऑर्बिटल्स कौन सा हो सकता है, 6s हो सकता है, 6p हो सकता है, 6f हो सकता है और 6d हो सकता है। ये हो सकता है ना, ये तो मैंने पूछा। अगर मैं 2p लिखता हूँ, n = 2 लिखता हूँ, n = 2 का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2। इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2 तो पॉसिबल ऑर्बिटल्स क्या क्या है, 2s और 2p। वही तो बोल रहा हूँ। अब आया समझ में? अच्छा, अभी अगर मैं बोलता हूँ कि इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गया तो बताओ ये इसका पॉसिबल ऑर्बिटल्स क्या होगा, बस 1s होगा ना, बस 1s होगा, क्योंकि 1s में बस 1 वाला लाइन पे और कुछ है, 1p होता है, 1d होता है, 1f होता है, नहीं होता है ना। तो समझ में आ रहा चीज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये कैसा क्वेश्चन है, रिटर्न क्वेश्चन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, पॉसिबल ऑर्बिटल्स बताना है, तो ऐसे बता सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा एक और बता दे, देखो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3 है, इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज 3, फाइंड आउट द पॉसिबल ऑर्बिटल्स। पॉसिबल ऑर्बिटल्स क्या है, 3s 3p 3d। आया समझ में? क्लियर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अभी आया सबको समझ में? हेलो समझ में? अच्छा, तो नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे एजिमुथल क्वांटम नंबर सेकंड वाला। ठीक है, देखो क्वेश्चंस करेंगे इसका, चारों जब समझ लेंगे, ये चारों जब समझ लेंगे इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसका आप एजिमुथल क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करें। एजिमुथल क्वांटम नंबर्स के बारे में देखो बात करते हैं। जैसे कि एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको लिखते कैसे हैं, L से, है ना। एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है 0। क्या होता है वैल्यू, 0। p ऑर्बिटल्स के लिए p ऑर्बिटल्स के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है 1। d ऑर्बिटल्स के लिए क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, 2। और f ऑर्बिटल्स के लिए 3। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इससे सिंपल तो उनको जिंदगी में आज तक नहीं मिला, बहुत सिंपल। देखो कैसे सिंपल। s ऑर्बिटल में एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। p ऑर्बिटल में एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और d में कितना होता है, 2। और f में कितना हो जाता है, 3। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे हो सकता है। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि मान लेते हैं लिखा हुआ है 3p, क्या लिखा हुआ है, 3p। और क्वेश्चन ये है कि इन 3p व्हाट इज द क्वांटम नंबर्स, व्हाट इज द क्वांटम नंबर्स इन 3p ऑर्बिटल्स, व्हाट इज द क्वांटम नंबर्स, ऐसा पूछा। 3 ऑर्बिटल्स में क्वांटम नंबर्स क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 3। इसमें कोई शक नहीं है, ये तो हो सकता है। और नेक्स्ट मैंने देखा p, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बन जाएगा, 1। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बन जाएगा, 1। अगर मैं बोलता हूं मान लेते हैं कि 4d लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4d। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर 4d वैल्यू कितना, अरे बोलो 4। और d है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना आएगा, 2। आया समझ में चीज? अगर मैं लिखता मान लेते हैं 4 है, तो 4f का बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 और एजिमुथल क्वांटम नंबर 3। समझ में आ रहा है चीज? अरे बोलो यार।
अच्छा, तो अभी क्वेश्चन रिटर्न है। तो क्वेश्चन ये है कि n का वैल्यू दिया हुआ है 4, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और l का वैल्यू साथ में दिया हुआ है 0। तो फाइंड आउट द ऑर्बिटल्स। कौन सा ऑर्बिटल होगा, कौन सा ऑर्बिटल होगा 4 और s। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो n का वैल्यू दिया हुआ है 6 और l का वैल्यू दिया हुआ है 2। फाइंड द ऑर्बिटल्स। कौन सा ऑर्बिटल होगा 6d। आया समझ में, क्लियर। ठीक है, इसको लिखना है तो लिखो, ये वाला चीज लिख दो कॉपी में, नीचे नहीं ना, मुझे ना। समझ में आ गया ना यार, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना इजी है, इजी है ना। कितने लोगों को इजी लगा ये, पूरा ऊपर ऐसे करके इजी लगा, और 3 लोगों को हार्ड लगा। कौन कौन है, हाथ ऊपर करो जिसको हार्ड लगा। हाँ, मतलब ऐसा है, मुझे इजी भी लगा हार्ड भी लगा, मतलब दोनों है। आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे नहीं है, ऐसा सिचुएशन हो गया ना यार। 2 चीज़ हो सकता है क्या, इजी भी लगा हार्ड भी लगा। फिर से एक बार बोलते हैं, कितने लोगों को इजी लगा ये टॉपिक, इजी कितने लोगों को लगा, ठीक है, कितने लोगों को हार्ड लगा। तुम तीनों का हाथ ऊपर नहीं होता है, मीडियम क्या मीडियम, हार्ड भी नहीं है इजी भी नहीं है, मतलब दोनों है। आज मेरा बर्थडे और आज मेरा बर्थडे नहीं भी है। हाँ हाँ, LOC में है ना। चलो ठीक है, चलो ये तो आया समझ में ना यार। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि इफ n इज इक्वल टू 3, है ना, n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 3, ठीक है। n का वैल्यू 3 दिया हुआ है और l का वैल्यू 3 है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 3, वेदर दिस पेयर ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल और नॉट। फिर से एक बार बोलता हूँ, इफ n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 3, वेदर दिस पेयर ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल और नॉट। पॉसिबल है, क्यों नहीं है, f कहाँ से स्टार्ट होता है 4 से, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन से अपने को समझ में आता है कि ये बता रहा हूं मैं 3f के बारे में, है ना। लेकिन 3f तो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इफ n इज इक्वल टू मान लेते 2, है ना, और l इज इक्वल टू में मान लेता हूं 2, क्या दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज पॉसिबल, वाई नो, बिकॉज ये क्या हो रहा है 2d बता रहा है ना, क्या बता रहा है 2d, और 2d पॉसिबल नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, एक और करते हैं, इफ n वैल्यू इज 4, n वैल्यू कितना है, n वैल्यू मान लेते 2, है ना, और l वैल्यू मान लेते 3, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या हो रहा है 2f, क्या हो रहा है, लेकिन 2f तो एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा है चीज। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला एक चीज है कि जितना भी पॉसिबल वाला केस हो रहा था, जितना भी पॉसिबल वाला केस हो रहा था, उन सब में देखो n का वैल्यू l से ज्यादा है। समझ में आ रहा है, देखो फर्स्ट वाला में n का वैल्यू ज्यादा है ना यार, अरे बोलो, इसमें भी n का वैल्यू ज्यादा है ना, इसमें भी है ना ज्यादा, इसमें भी है ना ज्यादा। यहाँ पे देखो जब इक्वल वाला सिचुएशन हो रहा है तब भी पॉसिबल नहीं है, अरे बोलो यार, यहाँ पे इक्वल वाला सिचुएशन इसमें ज्यादा है तब तो पॉसिबल है ही नहीं, और अगर इक्वल भी होता है तब भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है, बोलो, आया नहीं आया, समझ में आ गया। तो इसका यह मतलब होता है कि इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर का रिलेशन क्या होगा, हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर से क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। अगर इक्वल भी होता है तब भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इन तीनों लिखो, काट दो, ऐसा लिखो फिर काट दो, फिर नोट डालो, और नोट डाल के लिखो n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l, n हमेशा l से क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, पॉसिबल है या नहीं है, तुम ऐसे टिक मत करना सडनली, इसको देखना
फिर जाके टिक करना है। हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट डे। फिलहाल के लिए एन और एल को बात किया, उसमें घर में जाके क्वेश्चंस करने का कोशिश करो, बुक में जितना भी क्वेश्चंस होगा उसको करो, शीट में क्वेश्चंस है उसको ट्राई करो। सारा क्वेश्चन शीट का नहीं होगा, ठीक है, इसमें जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जितना हो सकता है उतना करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक इसमें दिया हुआ है जो आज नहीं हो पाया। क्लियर? सबको मिला ना ये? ठीक, 1 आ गया। तो अगर फर्स्ट वाला एटॉमिक नंबर अगर 1 आता है तो मैं बाकी का कैसे निकाल सकता हूँ? इनको यूज करके। किसको यूज करके? मैजिक नंबर्स। तो मैजिक नंबर फटाफट साइड में लिख देते हैं, 288, बोलो जोर से बोलो यार, 288, 18, 18, 32, 32। अच्छा, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ 288, 18, 18, 32? मैंने बोला, तुमने लिख दिया है ना, मैंने तुमको बोला और तुमने फटाफट लिख दिया। कैसे निकालेंगे? देखो, फर्स्ट वाले का नंबर कितना मिला? 1। कितना मिला? सुनाई नहीं दे रहा, कितना मिला? फर्स्ट वाले का अगर 1 मिलता है, अगर मैं इसके साथ 1 के साथ और 2 ऐड करता हूँ तो किसका मिलेगा यार? अरे बोलो बोलो बोलो, किसका मिलेगा? क्या लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर होता है? अरे बोलो यार, होता है नहीं होता? होता है ना। तो कैसे मिला? 1 + 2 कितना आएगा? 3। 3 + 8 करेंगे, क्या सोडियम का मिलेगा? अरे बोलो, मिलेगा। और 11 + 8 करेंगे तो किसका मिलेगा? कितना होता है? कितना कितना सुनाई दे रहा है? जोर से बोलो, कितना होता है? 19 होता है ना। 19 के साथ 18 ऐड करो, कितना होता है? 19 के साथ 18, 19 के साथ 18, 37। कितना आया? 37। 37 + 18 कितना आया? कितना? 37 + 18 69 होता है क्या? कितना होता है? हाथ में काउंट करके बताओ मुझे, 69 कहाँ से पहुंच गया तुम? कितना होता है? 55। तो 55 + 32 बताओ। नहीं, 97 होता है। कितना होता है? 87 होता है। तो मतलब फर्स्ट वाले का पता था, बाकी अपने को कुछ भी नहीं पता था, बस मुझे मैजिक नंबर याद था। ये भी मुझे याद करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये पीरियड टेबल में ऑलरेडी दिया हुआ है, 1 2 ऐसे दिया हुआ है। तो वहां से निकाल के मैंने इधर चिपकाया, चिपकाने के बाद मैंने बस एडिशन किया। क्या किया? एडिशन में किया, प्लस किया। तो प्लस करने के बाद मुझे बाकी सबका मिल गया। क्या चेक करके अभी देखेंगे क्या सही है अपना। फर्स्ट वाले का हाइड्रोजन का 1 आ रहा है, देखो पीरियड टेबल में। सेकंड वाले का कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। नेक्स्ट वाले का देखो सोडियम का 11। नेक्स्ट वाले का कितना आ रहा है? 19। नेक्स्ट वाले का कितना आ रहा है? 37। नेक्स्ट वाले का कितना आ रहा है? 55। नेक्स्ट वाले का कितना आ रहा है? अरे बोलो कितना आ रहा है? समझ में आ रहा है? चीज निकाल सकते हैं आराम से। तो फटाफट निकाल के दिखाओ मुझे ग्रुप 18 का, फटाफट दिखाओ ग्रुप 18 का। ग्रुप 18 का अगर बात करें तो ग्रुप 18 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है यार? अरे बोलो, फर्स्ट एलिमेंट का कौन सा होता है? हीलियम। हीलियम के बाद हरभजन ने अगर कर को क्या किया? आउट नहीं किया। हरभजन ने अगर कर को 0 रन से आउट किया। हरभजन ने अगर कर को 0 रन से आउट किया। फर्स्ट एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर बताओ फटाफट। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 आ गया। नेक्स्ट वाला क्या यूज करेंगे? मैजिक नंबर 288, 18, 18, 32, 32 यूज करके बताओ नेक्स्ट वाले का कितना आएगा फटाफट। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, फटाफट करो। और तुम लोग तो बड़ा हो चुका है बहुत, क्लास 10 खत्म हो चुका है, अब तो बहुत बड़ा हो गया है ना, और फेसबुक व्हाट्सएप तो खोल चुका है। क्या श्यामानंदो, बड़ा हो गया है ना? नहीं हुआ? चलो करो जल्दी। आ गया आंसर? बताओ। नियोन का कितना रहा है? नियोन का 10, आर्गन का, नेक्स्ट का क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54 और रेडॉन 86। बिल्कुल सही है। किसी ने ऐसा किया क्या 2 + 2? ऐसा किसी ने गलती किया? हाथ ऊपर करो ऑनेस्टली, अगर किसी ने गलती किया है तो। ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि फर्स्ट 1 हाइड्रोजन और हीलियम तो खत्म हो चुका है ना, वो लाइन खत्म है, नेक्स्ट लाइन वाला ऐड करना है ना मुझे। समझ में आ रहा चीज़? तो जिसने भी ऐसा किया वो नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना, ठीक है? यहाँ पे क्या होना होगा? हीलियम + 8 कितना मिला? 10।
10 प्लस 8 कितना मिला 18, 18 प्लस 18 कितना मिला 36, 36 प्लस 18 कितना मिला 54, 54 प्लस 32 कितना मिला 86। ठीक है, तो अभी तुम लोग को एक चीज समझ में आया कि ग्रुप का जो भी मेरे पास प्रेडिक्टेबल्स है टोटल 18 ग्रुप्स है, उन 18 ग्रुप्स का फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर अपने को पता चलता है तो मैं बाकी सबका एटॉमिक नंबर निकाल सकता हूं। समझ में आ रहा है? बुच्चे नहीं ना, बुच्चे ना, क्लियर है ना? अगर मुझे फर्स्ट का एटॉमिक नंबर पता चले तो मैं बाकी सबका इजीली निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर, विद द हेल्प ऑफ। पक्का निकाल सकते हैं? तो 17 का निकाल के दिखाओ फटाफट। ग्रुप 17, ग्रुप 17 में फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन और लास्ट वाला एस्टाटाइन 80। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9। हो गया, निकाल दिया। फ्लोरीन का कितना निकला? फ्लोरीन का कितना है? फ्लोरीन 9, क्लोरीन का 17, इसके ब्रोमीन का 25, गलत है, 35 करेक्ट है। नेक्स्ट आयोडीन का 53, बिल्कुल सही है। और लास्ट एस्टाटाइन कितना मिला 85, सही है। कितने लोगों का सही हो गया? हाथ ऊपर करो। 1 2 3, तुम्हारा सही नहीं हुआ? हाथ ऊपर करना है ना, चलो ठीक है। बस 4 लोगों का सही हुआ, बाकी लोगों का गलत हो गया क्या? गलत किसका किसका हुआ? हाथ ऊपर करो। गलत हो गया था, अच्छा। गलत इसलिए किया क्योंकि तुम लोगों ने 8 को ऐड कर दिया है ना? गलत इसलिए हो गया क्योंकि अपन लोगों ने तो 8 यूज़ कर दिया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन वाला में अगर मुझे मैजिक नंबर यूज़ करना था तो क्या करना है? 2 8 8 18 18 32 32, ये वाला मुझे कंसेप्ट यूज़ करना था। इसका एटॉमिक नंबर कितना था 9, और अपन ने क्या कर दिया? इसको ऐड, है ना? इसको नहीं करना था ना, अभी मैंने बोला था ना हीलियम के केस में, क्योंकि ये लाइन तो खत्म हो चुका, नेक्स्ट वाला लाइन को ऐड करना है ना। बोलो यार, क्योंकि फ्लोरीन कहाँ पे? लास्ट कॉर्नर पे देखो, वो लाइन वाला तो खत्म है ना ऑलरेडी, नेक्स्ट वाला मुझे ऐड करना पड़ेगा ना इसके बाद। तो देयरफॉर मुझे फ्लोरीन से इसको ऐड करना था, फ्लोरीन के साथ इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 17। यहाँ से करेंगे तो अपना सही आएगा। क्लियर? अच्छा, गलत हो गया बहुत लोगों का, तो एक और करते हैं। ग्रुप 2 का बताओ फटाफट। ग्रुप 2,
ग्रुप 2 का बताओ फटाफट, हो गया? आया आंसर? तो ग्रुप 2 का आ गया सबका? ग्रुप 2 का फर्स्ट एलिमेंट कितना? 4। नेक्स्ट वाला? नेक्स्ट, सही है। नेक्स्ट 38, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 56, सही है। नेक्स्ट 88। चलो सबका आया सही? कोई ऐसा है जिसका गलत हुआ? तुम्हारा फिर से गलत हो गया? कौन सा गलत किया? किसका गलत? कौन सा? जोर से बोलो, मुझे सुनाई कम देता है। बेरिलियम, बेरियम कितना लिखा? 70। कैलकुलेशन गलत किया क्या? 17, 70 कैलकुलेशन गलत किया क्या? बहुत अच्छा। आप ग्रुप 13 का करो फटाफट। ग्रुप 13 बोरोन फैमिली, बड़ा आलू गया इन ठेला। कौन सा बोल रहा है? 13 का TI वाला बोल रहा है? नीचे वाला का जरूरत नहीं है, ये नया एलिमेंट है, अभी जरूरत नहीं है। यहाँ तक करो, TI तक। बोरोन का कितना मिला? 5। नेक्स्ट एल्यूमिनियम का कितना मिला? 13। नेक्स्ट गैलियम का कितना मिला? 31। नेक्स्ट इंडियम का कितना मिला? 49 है ना। एंड नेक्स्ट थेलियम का कितना मिला? 81। सबका आया सही? बहुत अच्छा, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, कभी तुमने ऐसा सोचा कि ये जो सोडियम का नाम सोडियम क्यों हो गया, है ना? मैग्नीशियम का नाम मैग्नीशियम क्यों हो गया, है ना? एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ही क्यों नाम हो गया? समझ में आ रहा चीज़? पहले क्या होता था, जब बहुत पहले का बात है, 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी में क्या होता था, जो भी साइंटिस्ट एल्यूमिनियम को डिस्कवर किया या इन्वेंट किया होगा, है ना, उसने अपने हिसाब से उसका नाम दे दिया। समझ में आ रहा है? जैसे सोडियम जिसने डिस्कवर किया था उसने अपने हिसाब से उसका नाम दे दिया सोडियम। समझ में आ रहा है? जिंक जिसने निकाला था उसने अपने हिसाब से नाम दे दिया जिंक। तो पहले ऐसा होता था कि जो भी साइंटिस्ट ने निकाला वो अपने मर्जी से नाम दे सकता था उसका, मतलब वो इंडिपेंडेंट था, अपने हिसाब से वो नाम दे। अगर तुम 17th सेंचुरी में जन्म लेता और वहाँ पे अगर कोई एलिमेंट तुम लोगों ने निकाला होता ना, तो तुम अपने हिसाब से उसका नाम दे सकता था। जैसे मेरा नाम क्या है? मधुमेह, है ना, तो मैं कैसे देता? मधुमियम। समझ में आ रहा है? अपने हिसाब से नाम दे देता ना। जैसे आइंस्टाइन ने निकाला एक एलिमेंट, उसका नाम दे दिया आइंस्टाइनियम। देखो उधर लिखा हुआ है ES। समझ में आ रहा है? क्या नाम दे दिया वो? आइंस्टाइनियम। अच्छा, तो एक था USA में एक जगह है कैलिफोर्निया, सुना तुम लोगों ने? तो ये वहाँ पे एक एलिमेंट निकला तो उस हिसाब से नाम हो गया कैलिफोर्नियम। समझ में आ रहा है?
एक एलिमेंट है जो ज़्यादातर नेपच्यून में मिलता है, नेपच्यून बोल के एक प्लेनेट है, सुना तुम लोगों ने? हाँ, तो उस प्लेनेट पे वो मेटल ज़्यादा मिलता है, तो देयरफॉर उसका नाम क्या हो गया? नेपच्यूनियम। देखो उधर नेपच्यूनियम भी एलिमेंट्स है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा नाम होता था पहले। ऐसा नाम होने का मतलब जिसने निकाला वो अपनी मर्जी से नाम देता था, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर IUPAC बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, सुना ना IUPAC? क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री वाला फील्ड में अगर कोई भी चीज़ नया निकलता है, डिस्कवर होता है, इन्वेंट होता है, तो वो किसके पास जाना चाहिए? IUPAC के पास। तो वो जाके वैलिड करेगा, वैलिड अगर वो करता है फिर वो अपने को मिलता है पढ़ने के लिए, या फिर हम लोग उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, समझ में आना चीज़? तो IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया और उन्होंने बोला कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि जिसने निकाला वो अपने हिसाब से नाम दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है? तो उसने ये सोच के उसने ये रूल बनाया, एक रूल बनाया कि अगर इन फ्यूचर अगर कोई नया एलिमेंट जनरेट होता है, जैसे कि सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है ना, हो सकता है ना कि 150 एटॉमिक नंबर वाला कोई एलिमेंट आ जाए जो अभी तक नहीं है इस पीरियड टेबल में। अरे बोलो यार, अभी तक वहाँ पे नहीं है, तो हो सकता है कि 150 एटॉमिक नंबर वाला कोई एलिमेंट अगर आ जाता है तो उस एलिमेंट का नाम अभी तुम बोल सकते हो, समझ में आ रहा है? ऐसा उन्होंने एक मेथड बनाया कि इन फ्यूचर में जो भी एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट का नाम मैं अभी पता कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि जब निकलेगा तब उसका नाम क्या होगा उसको याद रखना है, ऐसा मुझे कन्फ्यूजन में नहीं क्रिएट करना है। तो उन्होंने एक रूल बना दिया कि इस रूल के हिसाब से एलिमेंट का नाम होना पड़ेगा, समझ में आ रहा है चीज़? तो वो रूल क्या होता है अभी उसके बारे में पता करते हैं, ठीक है ना? लिखो नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, हेडिंग डालो नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स लिख दिया? तो क्या होता है, उन्होंने ऐसा लॉस दे दिया कि जैसे अगर किसी का 0 होता है, मतलब जैसे कि मान लो 100 किसी का हो गया, या फिर मान लेते हैं कि 150 आ गया, तो 150 में 0 आ रहा है ना, तो उन्होंने क्या किया, एक एक नंबर्स को उन्होंने एक एक नाम दे दिया। जैसे 0 को उन्होंने नाम दे दिया नील, क्या नाम दे दिया? नील दे दिया। 1 को उन्होंने दे दिया अन, क्या दे दिया? अन। 2 को उन्होंने दे दिया बाई, क्या दे दिया? बाई। 3 दे दिया उन्होंने ट्राई, ठीक है। 4 को दे दिया क्वाड, ठीक है। 5 को दे दिया पेंट, लिख दो इसको कॉपी में, 5 को दे दिया पेंट, ठीक है। 6 को दे दिया हेक्स, 7 को दे दिया सेप्ट, ठीक है। 8 को दे दिया ऑक्ट और 9 को दे दिया एन, ENN, समझ में? देखो 0 से स्टार्ट करके 9 तक है, तो जो भी नंबर अपने को मैथमेटिक्स में मिलता है वो 0 एंड 9 का उसके बीच का कॉम्बिनेशन होता है ना यार। 100 भी होता है तभी क्या होता है 1 ENN, ठीक है। तो देखो इन्होंने उसका नाम दे दिया, इन्होंने सिंबल्स भी दिया है, कुछ सिंबल्स दिया है। सिंबल्स क्या उनका, नील अगर है तो उसके लिए सिंबल्स होता है कैपिटल N और स्मॉल n, कैपिटल N और स्मॉल n, और आन अगर होगा तो उसका सिंबल होता है कैपिटल U और स्मॉल u, ठीक है। इसके लिए कैपिटल B और स्मॉल b, इसके लिए कैपिटल T और स्मॉल t, इसके लिए कैपिटल Q और स्मॉल q, ठीक है। इसके लिए कैपिटल P और स्मॉल p, इसके लिए कैपिटल H और स्मॉल h, इसके लिए कैपिटल S और स्मॉल s। नेक्स्ट वाला है कैपिटल O और स्मॉल o, स्मॉल o कैपिटल O देखने में सेम ही होता है ना। इसके लिए कैपिटल E और स्मॉल e। उन्होंने क्या किया, ऐसा रूल बना दे दिया। तो ऐसा रूल बनाने के बाद उन्होंने बोला कि जो भी एलिमेंट होगा उसका लास्ट में तुमको लिखना पड़ेगा IUM, क्या लिखना पड़ेगा? IUM। जैसे सोडियम है ना, IUM है ना लास्ट में, जैसे मैग्नीशियम IUM है, जैसे एल्यूमिनियम IUM है ना। तो जो भी होगा नाम उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐड IUM, क्या ऐड करना पड़ेगा? IUM, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ जिसको समझ नहीं आया। देखो IUPAC ने सोचा कि अभी किसी के नाम के ऊपर एलिमेंट का नाम नहीं होगा, उन्होंने सोचा कि एक रूल बना देंगे, उस रूल के हिसाब से होगा। रूल उन्होंने इस तरह बनाया, कुछ इस तरह बनाया कि 0 से स्टार्ट करके 9 तक उन्होंने कर दिया नंबर्स का अलग अलग नाम दे दिया। जैसे 0 वाले नंबर को बोल दिया उन्होंने नील,
है ना। 1 को दे दिया अन, 2 को दे दिया बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 को दे दिया एन, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स का नाम तो लिख देंगे, इसके बाद उसका सिंबल भी तो देना पड़ेगा ना यार। जैसे सोडियम के लिए लिखते हैं ना एन और ए, तो वैसे तो एलिमेंट का नाम लिखने के बाद उसका मुझे सिंबल भी तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने सिंबल के लिए सोच के उन्होंने क्या सोचा कि अगर नील वाला होता है कोई तो उसके लिए कैपिटल एन यूज करेंगे या फिर उसके लिए स्मॉल एन यूज करेंगे। अन के लिए कैपिटल यू, स्मॉल यू, मतलब जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में डालो या स्मॉल में डालो। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल करते देखो, फटाफट एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं 120 कोई एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एनी एलिमेंट इज 120, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना मिला? 120। अगर किसी का 120 एटॉमिक नंबर होता है, मुझे उसका क्या करना पड़ेगा? नाम लिखना है। हाँ, तो क्या नाम होगा? फर्स्ट लेटर क्या है? 1। 1 के लिए क्या होता है? अन। कैपिटल में लिखेंगे ना, फर्स्ट वाला तो हमेशा कैपिटल में लिखते हैं ना हम लोग। अरे बोलो यार, अन हो गया। सेकंड वाला 2 क्या है? बाई, स्मॉल में लिख देंगे फिर बाई, क्योंकि फर्स्ट लेटर कोई भी अगर हम लोग अपना नाम लिखते हैं ना तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में डालेंगे, बाकी सब तो स्मॉल में देते हैं। अरे बोलो यार, ऐसा तो नहीं करता ना, फर्स्ट वाला कैपिटल, बाद वाला स्मॉल, इसके बाद वाला कैपिटल, इसके बाद वाला स्मॉल, ऐसे नहीं करते ना। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में डालेंगे तो फर्स्ट लेटर कौन सा आ रहा है? 1, उसके लिए क्या लिखा? अन। सेकंड वाला कौन है? 2 के लिए क्या होता है? बाई, तो स्मॉल में लिखा बी आई। थर्ड वाला कौन है? 0 के लिए क्या होगा? नील। तो हो गया ना, अन बाई नील, हो गया। और नाम लिखने के बाद तुमको लास्ट में क्या करना पड़ेगा? किसको ऐड करना है? IUM। तो क्या होगा? अन बाई नीलियम, अन बाई नीलयम। इसका अगर सिंबल तुमको पूछता है, क्या पूछता है? सिंबल। तो अगर सिंबल तुमको पूछेगा तो सिंबल क्या होगा? कैपिटल यू। समझ में आ रहा है? अन से कैपिटल यू, बाई से स्मॉल बी, समझ में आ रहा है? और लास्ट वाला नीलियम से एन, तो क्या सिंबल होगा? UBN। क्या हो गया? UBN। तो मान लो अगर कोई एलिमेंट है जो अभी तक नहीं निकला है, मान लेते हैं कि 600 एटॉमिक नंबर है। क्या है एटॉमिक नंबर? 600 है। अगर किसी का 600 एटॉमिक नंबर होगा, उसका भी तो निकाल सकते हैं ना यार। तो बताओ 600 का क्या होगा? हेक्स, नील, एक और बार नील, और लास्ट में क्या करना है? तो मतलब हेक्स नील नील यम। समझ में आ रहा है? सिंबल का बात करें तो क्या होगा? कैपिटल H, स्मॉल n, एक और स्मॉल n। आया समझ में? अच्छा, जल्दी एग्जांपल करो, 1-2 करके बताओ। 135 एटॉमिक नंबर कितना है? 135, मतलब Z इज इक्वल टू 135। Z को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। 135, इसका नाम क्या होगा? फटाफट नाम और सिंबल। और मान लेते हैं 220। Z इज इक्वल टू 220। हो गया? 135 क्या नाम हुआ? अन ट्राई पेंटियम, अन ट्राई पेंटियम। सिंबल U, स्मॉल t, स्मॉल। हाँ, नेक्स्ट वाला 220 का बाई, कैपिटल वाला B है ना, मैं लिख देता हूं, देख लो। कैपिटल वाला B बाई है ना, फिर स्मॉल वाला बाई, ठीक है। इसके बाद नील, और लास्ट में तो IUM ऐड करना ही है। नाम क्या हो गया? BB नीलियम, BB नीलियम। सिंबल क्या हो जाएगा बोलो? कैपिटल B, स्मॉल b और। तो मतलब जो भी एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट इन फ्यूचर निकलेगा, मैं उसका अभी नेमिंग कर सकता हूं, ठीक है। समझ में आया? बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अफाबुअर प्रिंसिपल्स के बारे में। सुना तुम लोगों ने अफाबुअर प्रिंसिपल्स? नहीं सुना? ठीक है, अभी सुना ना, अभी तो सुना ना यार। हाँ, तो हेडिंग डालो नेक्स्ट, अफबाउ प्रिंसिपल। AFA, AUF BAU, AUF BAU, AUF BAU। ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल, एक साइंटिस्ट का नाम है अफबाउ, ठीक है। तो उसने उस प्रिंसिपल को निकाला तो अपने नाम से दे दिया अफबाउ प्रिंसिपल।
है ना, शुक्र करो ऐसा कोई एलिमेंट का नाम नहीं है, नहीं तो क्या बोलता अफबाऊ एलिमेंट, है ना। तो उसने अफबाऊ उसका नाम है ना, बहुत अजीब अजीब नाम है, देखो अफबाऊ प्रिंसिपल, है ना। तो अफबाऊ प्रिंसिपल है, तो अफबाऊ प्रिंसिपल क्या करता है, मुझे अफबाऊ प्रिंसिपल मुझे हेल्प करता है कि एटॉमिक नंबर्स को सब शेल्स में डालने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल्स में डाल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में हेल्प करता है। किसको बनाने में हेल्प करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। तो पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, तो लिखो अफबाऊ प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखो, लिखो इट स्टेट्स दैट in the ground state of an atom, in the ground state of an atom, an electron enters the orbital. In ground state लिखा, in ground state of an atom, an electron enters the orbitals with lowest energy first. With lowest energy electron enters, लिख दिया, electron enters the orbitals, enters the orbitals, फटाफट लिखो, an electron enters the orbitals with lowest energy first, with lowest energy first, लिख दिया, and subsequent electrons are fed, FED, are fed in the order of increasing energies. फिर से एक बार बोलता हूँ, सुन लो। The Afabre principle states that in the ground state of an atom, an electron enters the orbitals with lowest energy first and subsequent electrons are fed in the order of increasing energies. ठीक है, इसका मतलब ये होता है, जो भी लिखा हम लोगों ने स्टेटमेंट, उसका मतलब ये होता है कि जब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को बनाने का कोशिश करूंगा इन टर्म्स ऑफ सब शेल्स या फिर इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स अगर मैं बनाने का कोशिश करूंगा, तो हमेशा मुझे इलेक्ट्रॉन को कैसे डालना पड़ेगा, लोअर एनर्जी से स्टार्ट करके हायर एनर्जी तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो लोअर एनर्जी से स्टार्ट करके हायर एनर्जी तक पहुंचना है, तो उसने एक डायग्राम दिया था लोअर एनर्जी को कंसीडर करने के लिए कि कौन सा सबशेल्स का लोअर एनर्जी है और किसका ज़्यादा एनर्जी है, उसके लिए ये डायग्राम ज़रूरी है। देखो इधर कैसे होगा, अपने पास शेल ऑर्बिटल्स कितना होता है, अरे बोलो, S होता है, P होता है, D होता है, और व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन S? 2. व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन P? 6. व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन D? 10. व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन F? 14, है ना। 10 में क्या आता है, शेल्स के हिसाब से अभी करना है, सबशेल के हिसाब से, और सबशेल वाला जब कंसीडर आएगा तब आएगा अपना कौन सा प्रिंसिपल, अफबाऊ प्रिंसिपल। अफबाऊ प्रिंसिपल क्या करता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को कैसे पुट अप करना है, लोअर एनर्जी से स्टार्ट करके हायर एनर्जीज में पहुंचना है, ठीक है। तो लोअर एनर्जीज उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने डायग्राम दिया, डायग्राम क्या आया, फर्स्ट उन्होंने लिख दिया 1s, क्या लिख दिया 1s, सेकंड उन्होंने क्या लिख दिया 2s, फिर क्या लिख दिया 3s, फिर 4s, 5s, 6s, देन 7s, खत्म। 7 तक क्यों लिखा, 1 से स्टार्ट करके 7 तक क्यों लिखा, क्योंकि अपने पास पीरियड कितना है 7 है। नेक्स्ट उन्होंने स्टार्ट किया 2p, समझ में आ रहा है, अरे बोलो यार, नेक्स्ट क्या स्टार्ट किया 2p, सो 2p के बाद 3p, 4p, 5p, 6p, देन 7p, खत्म। सो s लिख दिया, p लिख दिया, इसके बाद किसको लिखना है, d को लिखना है। तो d को लिखने के लिए एक और स्टेप छोड़ के फिर इधर 3d, 4d, 5d, 6d, देन 7d। 3d के बाद किसको लिखना पड़ेगा, 3 के बाद f आएगा ना, क्या लिखेंगे 4f, 5f, 6f, 7f, खत्म, ठीक है। ये डायग्राम बनाओ, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, नेक्स्ट वाला 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 4f, 5f, 6f एंड 7f, खत्म। अच्छा, तो लोअर एनर्जी क्या होता है, लोअर एनर्जी के लिए मुझे अभी देखना पड़ेगा कि सबसे पहले लोअर एनर्जी वाला कौन होगा, s, ऐसा लाइन खींचेंगे अभी, ठीक है। 1s के ऊपर से एक लाइन गया, सेकंड वाला लाइन किससे जाएगा 2s, सेकंड वाला लाइन, थर्ड वाला पहले 2p, इसके बाद 3s, नेक्स्ट वाला 3p, 4s, नेक्स्ट वाला हाँ
तो बताओ इन तीनों में सबसे कम एनर्जी वाला कौन सा है? 3d, 4p एंड 5s में सबसे कम एनर्जी वाला कौन सा है? 3d। इसके बाद 4p, इसके बाद मतलब ये जो लाइन है मुझे क्या बता रहा है कि किसका एनर्जी कम है और किसका एनर्जी ज्यादा है। तो सबसे कम एनर्जी वाला यहाँ पे कौन आएगा मेरा? 1s। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो उसमें सबसे पहले किसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 1s को, क्योंकि उसका सबसे कम एनर्जी है। सबसे कम क्या है? एनर्जी। तो 1s के बाद अगर मुझे कोई नेक्स्ट ऑर्बिटल्स में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को पुट करना है तो किस में करेंगे? 2s में। इसके बाद अगर मुझे किसी में करना है एनर्जी तो किस में करेंगे? पहले 2p, इसके बाद 3s, नेक्स्ट 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। कंटिन्यू, नेक्स्ट। समझ में आया? अच्छा, तो एनर्जीज का बात बोल रहा था कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी का बात करना पड़ेगा। तो लोअर एनर्जी सेल में सबसेल्स कैसे होता है? ये है ना मेरा न्यूक्लियस, पॉजिटिव होता है ना? ये बाहर कौन मिल गया मुझे? शेल्स मिल गया। बाहर क्या मिल गया मुझे? शेल्स मिल गया। तो शेल्स के अंदर जहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स रखा ना, ये सब ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने किसके ऊपर रखा? ऑर्बिटल्स के अंदर रखा ना। मतलब इसके अंदर भी बहुत छोटा छोटा और भी स्पेक्ट्रा है। समझ में आ रहा है? इसके अंदर भी एक छोटा स्पेक्ट्रा है, वो क्या होता है? ऑर्बिटल्स होता है। ऐसे होता है बॉक्सेस, ठीक है? तो ये मेरा मुझे क्या मिल गया? ये बड़ा वाला क्या मिल गया मुझे? शेल्स। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? सब शेल्स। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं ऑर्बिट। क्या नाम से बुलाते हैं? ऑर्बिट। और इसको एक और नाम से बुलाते हैं, क्या होता है? ऑर्बिटल्स। और इसके अंदर वाला जो होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? सब ऑर्बिटल्स। आया समझ में? अच्छा, तो इसके लिए मुझे इस शेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो डिसाइड करने के लिए मेरे पास कौन सा फॉर्मूला था? 2n²। याद है? अरे बोलो यार। शेल नंबर 1, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 स्क्वायर 1 × 2, तो आंसर कितना आ गया? 2। समझ में आ रहा है? तो अगर ये 2 आ रहा है ना इसमें अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए मेरे पास कौन सा आता है? देखो 1s आ जाएगा ना बस। अरे बोलो। सो मतलब फर्स्ट वाला शेल्स में दैट इज ओनली 1 ऑर्बिटल्स इज देयर, दैट इज 1s। क्लियर? सेकंड वाला का बात करें तो सेकंड वाला कितना होता है? सेकंड वाला का बोलो यार। 2n² फॉर्मूला। n का वैल्यू कितना? सो 2 × 2 कितना होता है? 4 × 2 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन वाला कैपेसिटी देखो, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर मतलब यहां तक खत्म हो गया ना यार? ठीक है, लेकिन 1 वाला तो नहीं हो सकता। 1 वाला हो सकता है क्या? क्योंकि 1 वाला तो फर्स्ट वाला में है ना। तो कौन सा हो गया? 2s और 2p। अगर मैं थर्ड वाले का बात करूं, मतलब ये n = 1 वाला, मतलब k शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर इज 1, ऑर्बिट नंबर इज 2 एंड नेक्स्ट ऑर्बिट नंबर इज 3। तो थर्ड वाला में पॉसिबल क्या क्या होगा? 3s होगा, 3p होगा, नेक्स्ट 3d होगा। अगर नेक्स्ट एक और बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा? n = 4 आ रहा है, 4 की वजह से क्या हो जाएगा? 4s, 4p, 4d, 4f। नेक्स्ट वाला अगर होगा 5s, 5p। समझ में आ रहा है यार? क्लियर? बुच्चे नहीं ना, बुच्चे ना? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। शीट को करने का कोशिश करो। नेक्स्ट में कल तो क्लास नहीं है। 2s मिला। इसके बाद मुझे कौन मिला बोलो यार? 2p मिला। इसके बाद किसका मिला? 3s। इसके बाद 3p। इसके बाद 4s, फिर 3d। समझ में आ रहा है? 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। कंटिन्यू। ये मिला मुझे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी का वेरिएशन। इसको यूज कैसे करेंगे? ये तो प्रिंसिपल मुझे समझ में आ गया, स्टेटमेंट मैंने लिख दिया कॉपी में, डायग्राम भी मुझे समझ आ गया, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी का होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को पुट अप करना है, ये तो समझ में आ गया। इसको यूज कैसे करेंगे अभी देखो, यूज कैसे करते हैं। यूज करने के लिए हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फटाफट हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, किसको यूज करके? ऑर्बिटल्स को, या फिर उसका क्या एक और नाम क्या होता है? सबशेल्स। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पहले सबसे ज्यादा इजी वाला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन का।
क्लास 10 के हिसाब से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और क्लास 10 के हिसाब से अगर तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या लिखोगे, k के जगह पे 1, खत्म है ना, ऐसा है ना यार? अरे हाँ ना बोलो। अगर मैं इसको यूज करता हूँ सब शेल वाला या फिर ऑर्बिटल्स वाला यूज करूंगा तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। समझ में आया? 1s समझ में आया? ऊपर 1 क्यों लिखा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। ऊपर 1 क्यों लिखा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, और s के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना है? 2 है ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लो सोडियम, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज, अरे बोलो, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा 10 के हिसाब से क्या होता है? 2,8,1 2,8, तो अगर 2,8,1 होता है क्लास 10 के हिसाब से, KLM वाला शेल अगर यूज करेंगे यहाँ पे, और अगर मैं 11 वाला कंसेप्ट यूज करूँ, अफाबुए प्रिंसिपल को यूज करूँ, तो मुझे सब शेल्स के टर्म्स में लिखना है या फिर मुझे ऑर्बिटल्स के टर्म्स में लिखना है, तो क्या होगा बताओ यार फटाफट। फर्स्ट किस में आएगा? 1s2 समझ में आया? 1s मैंने 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि s का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इज 2। आया समझ में? देखो s के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इन s कितना होता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी बताओ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इन s ऑर्बिटल उसका होता कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। p का कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। d का कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन। और जो बचा अपने पास f, उसका कितना होता है? 14 इलेक्ट्रॉन। अभी आया समझ में? अच्छा, तो फर्स्ट मुझे ये प्रिंसिपल मुझे क्या बताता है कि लोअर एनर्जी से स्टार्ट करके हायर एनर्जी तक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डालना है। पहले लोअर एनर्जी फिर हायर एनर्जी। तो सबसे कम एनर्जी वाला कौन है? तो सबसे पहले 1s आएगा ना यार। 1s के ऊपर 2 क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास तो 11 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है ना? 11 इलेक्ट्रॉन को डालना है तो मैं इधर 2 डाल सकता हूँ ना यार। पहले वाला में मैंने 1 क्यों डाला? क्योंकि मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। क्यों डाला था? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो मैंने क्या डाला? 1s2। इसके बाद कौन पहुंचेगा यार? 1s के बाद क्या होगा? 2s2 स्क्वायर नहीं होता, 2s2। नेक्स्ट वाला किसमें पहुंचेगा? 2p कितना लिखेंगे? 6। 2p 6 समझ में आया? क्यों? क्योंकि p के पास मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6 हो गया। तो 2 + 2 4, और 4 + 6 होता है 10। तो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम में कितना होता है? 11। 10 मैंने कर दिया। एक और बाकी है ना यार। तो यह हो गया, 1s खत्म हो गया, 2s को मैंने यूज कर दिया, इसके बाद 2p, इसके बाद 3s में पहुंचना है ना अभी। अरे बोलो यार। तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन को रखेंगे? 3s में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 होगा ना, क्योंकि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या मिला? 1s2, 2s2, 2p6 एंड देन 3s। मैंने बोला था कुछ देर पहले कि s ब्लॉक वाले एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे खत्म होगा? s पे खत्म होगा। कहाँ पे खत्म होगा? सोडियम कौन सा ब्लॉक में बिलोंग करता है? s ब्लॉक में बिलोंग करता है। आया समझ में? तो खत्म कहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? s पे। आया समझ में यार? बुझे नहीं ना? बुझे ना? एक्टिव बुझे ना? अच्छा, नेक्स्ट वाला बात करते हैं। देखो एक और मैग्नीशियम का, मेरे साथ करना है एक साथ। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। क्लास 10 के हिसाब से होता है 2,8,2। ये होता है ना ऑर्बिट के हिसाब से, है ना, शेल्स के हिसाब से। अभी मुझे सबशेल्स के बारे में डिस्कस करना है एंड ऑर्बिटल्स के बारे में। तो ऑर्बिटल्स और सबशेल्स के हिसाब से क्या होता है मैग्नीशियम का? 1s2, देखो ध्यान से, 1s2, देन 2s2, देन 2p6, नेक्स्ट 3s, नेक्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि टोटल कितना रख दिया मैंने? 12। टोटल कितना रख दिया? 12 रख दिया। खत्म कहाँ पे हुआ? s पे। मतलब ये कौन सा ग्रुप का है? s ब्लॉक का है ना। तो मैग्नीशियम के s ब्लॉक में है, देखो ध्यान से। सोडियम भी s ब्लॉक में है ना। यहाँ पे एक और चीज थोड़ा डीप अगर हम लोग घुसे तो एक चीज सोचो कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुआ s1 पे। कहाँ पे खत्म हुआ? और मैग्नीशियम का खत्म हुआ s2 पे। सो s1 मतलब ग्रुप 1। अरे बोलो यार। s2 मतलब ग्रुप 2। तो ये भी बोल सकता हूँ ना मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि कौन सा ग्रुप का कौन सा एलिमेंट है। अरे बोलो यार। पूछे नहीं ना? पूछे ना? अगर जैसे कि अगर मैं पोटेशियम को लेता हूँ, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है। कौन सा ग्रुप में है? फर्स्ट ग्रुप में। तो फर्स्ट ग्रुप में अगर वो है तो मतलब s में खत्म होना जरूरी है, और s में भी किस में खत्म होना जरूरी है? S1 पे। चेक करते हैं, देखो S1 पे खत्म होता है या नहीं होता है।
एटॉमिक नंबर इज 19 क्लास 10 के हिसाब से करें 2,8, बोलो 2,8,8,1 ये होता है ना यार, अरे बोलो। नेक्स्ट वाला पोटेशियम 19 है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s1। आया समझ में? अरे बोलो, s पे खत्म हुआ, s पे खत्म हुआ मतलब ये s ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? s ब्लॉक एलिमेंट है। तो s ब्लॉक एलिमेंट में खत्म हो गया और फिर उसमें s में 1 है, मतलब कौन सा ग्रुप का है? कौन सा ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का। आया समझ में? क्लियर सबको? ठीक है, अब कुछ तुम खुद करो, तो 2-3 एलिमेंट खुद करो, फटाफट मैं देता हूँ, करके बताओ। कैल्शियम का बताओ कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स, कैल्शियम। देन बताओ एल्यूमिनियम, देन बताओ फ्लोरीन, फॉस्फोरस, नेक्स्ट बताओ Cl माइनस। नेक्स्ट किसका बताना है? Cl माइनस का। एंड लास्ट वाला Li3 प्लस। Li3 प्लस मत करो, इधर लिख दो Li। जल्दी करके बताओ।